गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ और विशेषताओं की बात की। स्तरीकरण और विभेदीकरण के मध्य अर्थ देखा। हमने देखा कि स्तरीकरण एक पुरातन प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। स्तरीकरण का अर्थ देखा कि स्तरीकरण समाज के समूहों और सदस्यों को विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। ये जो स्तर हैं ये उच्चता और निम्नता के आधार पर पाए जाते हैं। तो हमने ये स्तरीकरण के अर्थ और उसकी बात की थी। तो हमने देखा था कि इसकी प्रकृति सामाजिक है, सार्वभौमिक है। स्तरीकरण पुरातन प्रक्रिया है। स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इसके हमें स्वरूप भिन्न भिन्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पाया प्रत्येक समाज में जाएगा। किसी समाज में कुछ स्वरूप होगा, किसी में कुछ स्वरूप होगा। सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है कि आपको जीवन जीने के अवसर और जीवन शैली को आप इसमें देख सकते हैं। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम आधारों की बात करेंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, किंतु इसके आधार समान नहीं है। फिर भी विद्वानों ने कुछ सामान्य आधारों का उल्लेख किया है। पार्सन्स ने व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित करने वाले 6 कारकों का उल्लेख किया है जो स्तरीकरण को भी तय करते हैं। वे हैं नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता तथा शक्ति। जबकि सोरोकिन तथा वेबर स्तरीकरण के प्रमुख 3 आधारों की बात करते हैं। वो हैं आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक। कार्ल मार्क्स केवल आर्थिक आधार को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इस आधार पर वे समाज में 2 वर्गों की बात करते हैं, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। तो हमने देखा कि विभिन्न जो विद्वानों हैं, इन्होंने स्तरीकरण के जो सिद्धांत दिए इसमें उन्होंने भिन्न भिन्न आधारों की बात की। तो स्तरीकरण के इन सभी आधारों को हम प्रमुखतः 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्राणीशास्त्रीय आधार और एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार। हमने जब इसकी स्तरीकरण की बात की तो तब हमने बात की थी व्यक्तिगत विभेदीकरण और सामाजिक विभेदीकरण की। तो अब हम उसी तरह इसके जब आधारों की बात करते हैं तो हम 2 आधारों की बात करते हैं, प्राणीशास्त्रीय आधार और सामाजिक सांस्कृतिक आधार। प्राणीशास्त्रीय आधार समाज में व्यक्तियों समूहों की उच्चतम निम्नता का निर्धारण प्राणीशास्त्रीय आधारों पर ही किया जाता है। प्रमुख प्राणीशास्त्रीय आधारों में हम लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म एवं शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता आदि को ले सकते हैं। पहला है लिंग। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के रूप में समाज का स्तरीकरण सबसे प्राचीन रहा है। लगभग सभी समाजों में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों से ऊंची मानी जाती रही है। कई पद ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के लिए निर्धारित हैं, जैसे सेना में स्त्रियों को नहीं लिया जाता। परंपरा के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी स्त्री नहीं बन सकती। यद्यपि संवैधानिक रूप से हमें ना तो सेना में ना ही अमेरिका की वहाँ पे कोई ऐसी अड़चन देखने को नहीं मिलती, परंतु यदि हम देखें तो परंपरा में ऐसा है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। आयु, प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं। आयु के आधार पर समाज में प्रमुखतः हम 4 स्तर देखते हैं, शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध। सामान्यतः महत्वपूर्ण पद बड़े लोगों को ही प्रदान किए जाते हैं। भारत में परिवार, जाति एवं ग्राम पंचायत के मुखिया का पद वयोवृद्ध व्यक्ति को ही दिया जाता है। यह माना जाता है कि आयु और अनुभव का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए उत्तरदायित्व के कार्य अनुभवी एवं वयोवृद्ध व्यक्तियों को ही सौंपे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रजाति। प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण वहाँ देखा जा सकता है जहाँ एकाधिक प्रजातियाँ साथ साथ रहती हैं। जिस प्रजाति के लोग शासन एवं सत्ता में होते हैं तथा संपन्न होते हैं, वह प्रजाति अपने को दूसरी प्रजातियों से श्रेष्ठ मानती है। अमेरिका व अफ्रीका में गोरी प्रजाति ने काली प्रजाति से अपने को श्रेष्ठ घोषित किया है और उसे अनेक सुविधाएं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति नीग्रो प्रजाति का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। जन्म भी सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग उच्च कुल, वंश एवं जाति में जन्म लेते हैं वे अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता। वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति एवं स्तर का निर्धारण उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर होने लगा है। जो लोग अकुशल, पागल, आलसी एवं अयोग्य होते हैं उनका स्तर उन लोगों से नीचा माना जाता है जो बुद्धिहीन है, जो बुद्धिमान है, परिश्रमी है, हष्ट-पुष्ट एवं कुशल है। अब हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारों की बात करेंगे। ये जो हमने आयु, लिंग, प्रजाति, जन्म इनकी बात की, इनके आधार पर जो हमने भेदभाव की बात की, इनमें यदि हम देखें तो संवैधानिक तौर पे कहीं ऐसा नहीं है किसी देश में, पर हम जब वहाँ की परंपराओं में देखते हैं तो वो परंपराओं में उस चीज़ का जो प्रैक्टिस की जा रही है। जबकि संवैधानिक रूप से कहीं ये नहीं कहा जाता कि सेना में महिलाएं शामिल नहीं होंगी, या कहीं संविधान में अमेरिका में नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति नीग्रो प्रजाति का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। जबकि हम परंपराओं में देखें तो वहाँ प्रैक्टिस ऐसी है।
जबकि संविधान या विधान या कानून कहीं का भी ऐसा, कहीं भी कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। अब हम सामाजिक सांस्कृतिक आधारों की बात करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण प्राणी शास्त्रीय आधारों पर ही नहीं वरन अनेक सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर भी पाया जाता है। पहला है संपत्ति। संपत्ति के आधार पर समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। आधुनिक समाजों में ही नहीं वरन आदिम समाजों में भी संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच का भेद पाया जाता है। समाज में वे लोग ऊंचे माने जाते हैं जिनके पास अधिक संपत्ति है। वे सभी प्रकार की विलासिता एवं सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसके विपरीत गरीब तथा संपत्तिहीन की स्थिति निम्न होती है। संपत्ति के घटने व बढ़ने के साथ साथ समाज में व्यक्ति का स्तर भी घटता बढ़ता है। व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। समाज में कुछ व्यवसाय सम्मानजनक एवं ऊंचे माने जाते हैं तो कुछ निम्न एवं घृणित। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्राध्यापक आदि का पेशा बाल काटने, कपड़े धोने एवं चमड़े का काम करने वालों के पेशों से श्रेष्ठ एवं सम्माननीय माना जाता है। अतः इन पेशों को करने वालों की स्थिति भी सामाजिक संस्तरण में ऊंची होती है। नेक्स्ट है धार्मिक ज्ञान। धर्म प्रधान समाजों में धर्म भी स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं और धर्म के अध्ययन में रत रहते हैं, उन्हें सामान्य लोगों से ऊंचा माना जाता है। भारत में पंडित, पुजारियों, धार्मिक गुरुओं, साधु संत एवं ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति उनके धार्मिक ज्ञान एवं धर्म से संबंधित होने के कारण ही ऊंची रही है। नेक्स्ट है राजनीतिक शक्ति। सत्ता एवं अधिकारों के आधार पर समाज में संस्तरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति, सत्ता और शासन की वागडोर होती है, उनकी स्थिति उन लोगों से ऊंची होती है जो सत्ता एवं शक्ति विहीन होते हैं। शासक और शासित का भेद सभी समाजों में पाया जाता है। अब हम सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों की बात करेंगे। आधार, हमने दो आधारों की बात की, प्राणी शास्त्रीय आधार और सामाजिक आधार। प्राणी शास्त्रीय आधार पर हमने जो स्तरीकरण की बात की वो हमने लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म और शारीरिक और बौद्धिक कुशलता के आधार पर की। जबकि हम जब सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर स्तरीकरण की बात करते हैं तो हम संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक शक्ति आदि के आधार पर स्तरीकरण की बात करते हैं। अब हम स्तरीकरण के स्वरूपों की बात करेंगे कि स्तरीकरण के विभिन्न समाजों में क्या स्वरूप रहे हैं। तो बॉटमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख 4 स्वरूपों दास प्रथा, जागीरें, जाति प्रथा और सामाजिक वर्ग का उल्लेख किया। कुछ विद्वान स्तरीकरण के 2 स्वरूप मानते हैं, खुला स्तरीकरण और बंद स्तरीकरण। खुले स्तरीकरण में आधुनिक वर्ग व्यवस्था वाले समाज आते हैं जिनमें व्यक्ति अपने वर्ग परिवर्तन द्वारा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकते हैं। जबकि बंद स्तरीकरण का उदाहरण भारतीय जाति व्यवस्था है। जाति जन्म से निर्धारित होती है और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः ऐसे समाजों को बंद स्तरीकरण वाला समाज कहा जाता है। यहाँ हम स्तरीकरण के कुछ प्रमुख स्वरूपों का संक्षेप में विवेचन करेंगे। पहला है दास प्रथा। दास प्रथा असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं। अनेक कालों और स्थानों पर दास प्रथा का प्रचलन रहा है, किंतु यदि हम देखें तो प्राचीन समय में यूनान और रोम में 18वीं और 19वीं सदी में दक्षिण अमेरिका में इसका प्रमुख रूप से प्रचलन देखने को मिलता है। दास को परिभाषित करते हुए एल.टी. ऑबहाउस लिखते हैं, एक व्यक्ति जिसे कानून और प्रथा दूसरे की संपत्ति मानते हैं, चरम अवस्थाओं में वह पूर्णतः अधिकारों से वंचित रहता है और शुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति की वस्तु है। दूसरी स्थितियों में उसकी कुछ रक्षा की जा सकती है, लेकिन एक बैल अथवा गधे की तरह। तो ये परिभाषा किसने दी? आपकी एल.टी. ऑबहाउस ने। पर हम देखें तो दास प्रथा का जो प्रचलन था वो प्राचीन समाजों में हमें देखने को मिलता है, जबकि वर्तमान समय में ऐसा कहीं भी विधान में नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है जागीरें। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्य युगीन यूरोप में रहा, जिसे प्रथा एवं कानून की मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा में 3 वर्ग प्रमुख थे, पादरी, सरदार और साधारण जन। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली एवं संस्कृति भिन्न थी। सामाजिक संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पादरियों का था, क्योंकि उस समय राज्य भी चर्च के अधीन था। नियमानुसार तो पादरी सर्वोच्च थे, किंतु उन्हें कोई पद प्राप्त नहीं था, इसलिए वे व्यावसायिक रूप से राजवंश के सरदारों से नीचे माने जाते थे। जिन पादरियों को उपाधियां दी गई थी वे सरदारों से कोई संबंध नहीं रखते थे। कई पादरी अविवाहित थे, अतः उनका कोई परिवार नहीं था। परिवार, जो कि सामाजिक स्तरीकरण की इकाई माना गया है, के अभाव में पादरियों की सामाजिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। फिर भी उनके माता पिता के परिवारों का आधार पर उनकी स्थिति का निर्धारण किया जा सकता था। बॉटमोर ने जागीर प्रथा की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है।
प्रत्येक जागीर की एक वैधानिक परिभाषा थी। उनके अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्वों के आधार पर समाज में उनकी एक निश्चित परिस्थिति होती थी। जागीरों में स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता था, जैसे कुलीन सबकी रक्षा करते, पुजारी सबके लिए प्रार्थना करते और जनसाधारण सबके लिए भोजन जुटाते। जागीरें राजनीतिक समूह थी, उनके पास राजनीतिक शक्ति थी। भारत में भी मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल की सामंती व्यवस्था में यूरोपीय जागीर प्रथा के लक्षण पाए जाते हैं। यद्यपि इसका स्वरूप आर्थिक व सैनिक रहा और यह जाति की विशेषताओं से भी युक्त रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जागीर प्रथा ने समाज में स्तरीकरण पैदा किया है। थर्ड हम देखते हैं जाति प्रथा। जाति प्रथा को हम बंद स्तरीकरण भी कहते हैं, क्योंकि जो आपकी जाति है वो जन्म से निर्धारित होती है, जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जब हम जातिगत संस्करण की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। इसका कारण है कि जाति केवल भारत में ही पाई जाती है। इसका पूर्ण रूप भी यहीं विद्यमान है। वरन इसका एक कारण यह भी है कि भारत में जाति प्रथा की पराकाष्ठा है। भारतीय जाति व्यवस्था का अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम और एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का एक वंशानुगत पेशा होता है और एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। तो जाति क्या एक अंतर्विवाही समूह भी है। इस प्रकार प्रत्येक जाति की एक जीवन शैली होती है। एन के दत्ता, घुर्रे आदि ने जाति की विशेषताओं को उल्लेख इस प्रकार किया है कि जाति की सदस्यता जन्मजात है, जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है, जाति व्यवस्था में उच्चतम निम्नता का क्रम पाया जाता है, प्रत्येक जाति एक अंतर्विवाही समूह है, प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है, जाति के सदस्य खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं, प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक स्वरूप होता है। इस रूप में जाति पंचायत जाति के नियमों का पालन करवाती है। जाति की सदस्यता संपूर्ण जीवन के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति प्रयत्न द्वारा जाति की सदस्यता नहीं बदल सकता। तो जब हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो इसे हम एक बंद स्तरीकरण के स्वरूप के रूप में देखते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर यदि हम देखें तो भारत में जातियों ने संस्तरण की व्यवस्था पैदा की और प्रत्येक जाति समाज में एक खंड का निर्माण करती है। जाति व्यवस्था से पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण प्रमुख रूप से 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों का निर्माण कर्म के आधार पर किया गया। ब्राह्मण पठन पाठन, पूजा, हवन एवं शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। क्षत्रिय शासन एवं युद्ध का कार्य, वैश्य कृषि और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करते थे। प्रारंभ में वर्ण बदले जा सकते थे, किंतु धीरे धीरे इनमें कठोरता हुई। प्रत्येक वर्ण में कई उपजातियां बन गई। अतः किसी समय वर्ण भी समाज के स्तरीकरण का प्रमुख आधार थे, लेकिन वर्णों के बाद जब जाति अस्तित्व में आई तो जातीय आधार पर संस्तरण होने लगा। वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात, संचार के नवीन साधनों, आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण पुरातन जाति व्यवस्था में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। अब जातीय आधार पर बने छुआछूत, व्यवसाय और खान पान के नियमों में हमें शिथिलता दिखाई देने को मिलती है। फिर भी जाति की जो विशेषताएं अभी भी बनी हुई हैं वे हैं कि जाति जन्म से निर्धारित होती है और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को भी तय करती है। आज भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता। व्यक्ति जीवन साथी का चुनाव साधारणतः आज भी अपनी जाति में ही करते हैं। तो कई बार कुछ जातियों ने सामाजिक संस्तरण में सामूहिक रूप से ऊंचा उठने का भी प्रयास किया। इस प्रयास को श्रीनिवास ने संस्कृति के नाम से पुकारा। उन्होंने मैसूर के कुर्ग गांव में इसका अध्ययन किया और पाया कि कुछ लोग 3 या 4 पीढ़ियों में जो उच्च जाति है वहाँ की, उनके रीति रिवाजों, परंपरा, प्रथा, संस्कृति का पालन कर रहे हैं और अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब वो 3-4 पीढ़ियों से लगातार ऐसा कर रहे हैं तो तब उनकी जो है वो उस जाति के नाम से पहचाने जाते हैं। तो इससे उन्होंने कहा कि जब वो जाति का, वो कहते हैं कि परिवर्तन की जब वो कोशिश करते हैं तो इससे उनका जो स्थान उठता है, इससे वो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का नाम देते हैं। वर्तमान समय में भी यदि हम देखें तो सरकारी व गैर सरकारी तौर पर जाति की निर्योग्यताओं को दूर करने के अनेक प्रयत्न हुए। निम्न जातियों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अनेक अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इतना सब होने पर भी यदि हम भारतीय समाज में देखें तो संस्तरण उत्पन्न करने में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग को हम खुला सामाजिक स्तरीकरण के रूप में जानते हैं। वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है। लगभग सभी समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। एक से सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ग कहा जाता है। जन्म के अतिरिक्त हम किसी भी आधार पर समाज के समूहों का जो निर्माण है वो वर्ग कहलाता है। वर्गों का आधार आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक सांस्कृतिक भी है। वर्ग को परिभाषित करते हुए ऑकबर्न लिखते हैं,
एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनका एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। तो हम वर्ग की विशेषताओं की बात करें तो वर्ग है, वर्ग में समूहों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। सभी वर्ग एक समान नहीं होते। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति समान होती है। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या हीनता की भावना रखते हैं। प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध प्राय अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित रहते हैं। वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर है, बंद न होकर एक मुक्त व्यवस्था होती है। वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में कई उपवर्ग देखने को मिलते हैं। एक वर्ग के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वर्ग की सदस्यता पूर्णतः अर्जित है। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग एक समान होता है। तो ये हमने जो है सामाजिक स्तरीकरण के जो स्वरूप हैं इनकी बात की। तो हमने इन स्वरूपों में क्या देखा? दास प्रथा, जागीरें, जाति प्रथा और वर्ग व्यवस्था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों की बात करेंगे। इसमें संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स ने दिया। सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, प्रकार्यवादी सिद्धांत है, वो डेविस एंड मूर ने दिया। और इसके अलावा मैक्स वेबर का सिद्धांत है, वेबलिन का सिद्धांत है, पार्सन्स का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।